बाबूराम सक्सेना के आधार पर संधि पढ़ रहे थे, तो वृद्धि संधि तक हम लोगों ने पढ़ा था। आ के बाद आ आए तो दीर्घ संधि हो रही थी, आ के बाद ई आए तो गुण संधि हो रही थी, और आ के बाद ए आ रहा था तो वृद्धि संधि हो रही थी। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि और इनके बीच के अपवाद को हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत जगहों पर ऐसी स्थितियां आती थीं जहां गुण हो सकता था लेकिन वृद्धि हुई थी। ध्यान रखना, 3 वर्ण गुण हैं आ ए ओ, अर्थात इसमें आ ए ओ ही होगा तभी गुण होगा, और यदि आ आई औ होगा तभी वृद्धि होगी, यावर आला होगा तभी यण होगा, दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री होगा तभी दीर्घ होगा। ठीक है, अय अव आय आव होगा तभी अयादि होगी। पूर्ण वर्ण की तरह पूरा हो जाए तो पूर्व रूप, पर की तरह हो जाए तो पर रूप, कोई संधि ना हो तो प्रकृति भाव। यदि संक्षेप में संधि पढ़ानी हो तो इतनी ही है। समझ में आ गया? अब देखिएगा आगे इन्हीं को विस्तार देंगे। तो यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, बाबूराम सक्सेना पेज नंबर 49 49, लिखा था यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आवे। अकारांत उपसर्ग समझ गए, जैसे प्रा है, उप है, अव है, ये जो अकारांत उपसर्ग हैं, यदि इनके बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आवे तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। अच्छा, ए और ओ किधर होगा? एकार आदि ओकार आदि धातु आए तो किधर होगा? पर में। उदाहरण देखिएगा, प्राधन एजते लिखा है। क्या लिखा है? ये एजते एकार आदि माने ए से शुरू होने वाली, आदि माने पहले, एकार आदि माने जिस ऐसी धातु रूप जिसमें ए पहले हो, और ओकार आदि धातु मतलब जिसमें ओ पहले हो, आदि मतलब पहले। और ये प्रा क्या है? बाबूराम सक्सेना की लाइन पढ़िए, लिखा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, ये अकारांत उपसर्ग है कि नहीं? लिखा ना अकारांत उपसर्ग के बाद, फिर लिखा एकार आदि या ओकार आदि, एकार आदि या, हाँ देखा दूसरा उदाहरण क्या लिखा है? उपधन, ये एकार आदि धातु है कि नहीं? ये ओकार आदि धातु है कि नहीं? आदि माने यदि ए से शुरू होने वाली धातु रूप आए या ओ से शुरू होने वाला धातु रूप आए, लेकिन इधर अवर्णांत उपसर्ग आए, क्या आए? तो लिखा है कि ए और ओ हो जाएगा। क्या लिखा है? तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। नीचे देखेंगे एंगी पररूपम लिखा है। क्या लिखा है? एंगी पररूपम। तो इसका सूत्र है एंगी पर। एंग एक प्रत्याहार है जिसमें 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन? कौन कौन? ए और ओ। ए और ओ ये गुण भी है, ए और ओ ये एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण भी है। तो एंगी पररूपम का मतलब ही हुआ कि एंगी सप्तमी का एक वचन है, अर्थात ए और ओ पर में आए। ए और ओ, एंगी कोई पढ़ाना चाहे तो एंग में इतने पढ़ना है कि ए और ओ ना, तो हो क्या हो जाए? क्या हो जाए? पर में जो वर्ण है उसी की तरह का रूप हो जाना पर रूप है। पर में क्या है? तो ए की तरह हो जाना, ओ की तरह हो जाना। इसी को बाबूराम सक्सेना ने लिखा ए ओ हो जाए। क्या लिखा? यदि ये लिखते पररूप हो जाए, वही बात है। चाहे ये कहिए पररूप हो जाए, चाहे ये कहिए ए ओ हो जाए, क्योंकि ए और ओ कहाँ है? पर में। तो पर की तरह, पर में जो वर्ण है उसकी तरह रूप हो जाना क्या है? पररूप है। नहीं तो आ के बाद ए आ रहा था, वृद्धि होती, आ के बाद वृद्धि होती, वृद्धि ना हो जाए, इसी के लिए एंगी पररूपम है। लेकिन वृद्धि कहीं भी आ के बाद ए आएगा तो वृद्धि होगी। केवल अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एकार आदि धातु आएगी तो वृद्धि न होकर प्ररूप होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इतना ही समझना था। समझ में आ गया?
अब देखना एक चीज और, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखे कि ना धन एवं, ये अवर्णांत है कि नहीं, ये ए है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर पररूप नहीं होगा क्योंकि ये अवर्णांत उपसर्ग नहीं है और ये एकारादि धातु नहीं है, इसीलिए यहाँ आ के बाद ए तो आ रहा है, लेकिन यहाँ संधि होगी वृद्धि और बनेगा नैवो। क्या बनेगा, समझ में आ गया? इसकी कंडीशन है पररूप की यही कि इधर जो आ चाहिए वो उपसर्ग का आ चाहिए और ना उपसर्ग नहीं है। आ तो है लेकिन उपसर्ग नहीं है। अच्छा मान लीजिए ऐसे भी आता ना धन एजते, तो क्या हो जाता, तब भी नहीं होता क्योंकि ना आ तो है लेकिन उपसर्ग का नहीं है। अच्छा मान लीजिए ऐसे आता प्राधन एवं, क्यों, इधर एकार आदि धातु, इसलिए यहाँ प्रैवम बनेगा, वृद्धि संधि होगी। यहाँ नैजते बनेगा, वृद्धि संधि होगी। केवल एजते देख करके पररूप नहीं लगाएंगे, दोनों कंडीशन देखेंगे। पहले अवर्णांत उपसर्ग है कि नहीं, बोलो हाँ। बाद में देखेंगे ए और ओ से शुरू होने वाली धातु है कि नहीं, बोलो हाँ। तभी पररूप होगा, नहीं तो क्या होगा। बाय, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना। या तो पररूप होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आ था ये आ भी ए में जाकर के एक ही तरह हो गया, और ये उप के पा में जो आ था वो आगे ओ में आके क्या बन गया, उपोषित। अब देखना यहाँ ए दिख रहा है, ए होना मैंने आपको बताया था कि वो ए होना गुण है, लेकिन यहाँ ए होना गुण, जहाँ आ के बाद ई आ रहा हो और आ ई दोनों मिलकर ए हो रहे हो वहाँ गुण है ना। आ के बाद ई नहीं आया इसलिए प्रजते में गुण नहीं है। अब वृद्धि में ये पढ़े थे कि आ के बाद ए आएगा तो आई हो जाएगा, तो यहाँ आई नहीं है इसलिए वृद्धि नहीं है। प्रा के बाद ए आने पर वृद्धि होती थी ना, तो प्राधन एजते में फिर प्रय नहीं बना ना, प्रैजते। यदि प्रैजते बन जाता तो वृद्धि संधि होती, फिर ए की परिरूपम की कोई जरूरत नहीं। ये प्रैजते में जो ए है वो गुण का नहीं है, बोलो हाँ, किसका है, क्योंकि आ और ए दोनों के स्थान पर आ को कहिए एक ही तरह हो गया, पर वाले रूप की तरह हो गया, पर वाला जो वर्ण था उसकी तरह हो गया। समझना इतना ही काफ़ी है, और ये सारे दिन पढ़ते रहोगे तब वो लुल्ल हैं, इतना ही समझना है। कर लेंगे, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु चाहिए और आगे कोई अवर्णांत उपसर्ग चाहिए। ठीक है मैडम, हाँ बोलिए। ठीक है जी, कोई तो हाँ बोल दे, समझ में आए कि हाँ। आगे बढ़ूं, इसी पे उन्होंने एक चीज़ और लिखी, किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। कोई दिक्कत? उपधन एडकीयत, उपेड नाम धातु समझ गए ना, जो मूल धातु नहीं होती है। जैसे एडका शब्द है, एडका भेड़ के लिए, तो जो भेड़ की तरह चाल चले उसको कहेंगे एडकीयत, जो बरधा की तरह चले उसको कहेंगे वृषभीयति। वृषभ माने बैल, समझ में आया। नाम धातु किसी शब्द से धातु बनती, किसी शब्द से धातु बनता है, वो सन्नंत इत्यादि प्रत्यय में। तो यहाँ जो एडकीयत लिखा थी ना, वो एडका है, एडका, एडका शब्द है ना, तो जो एडका की तरह आचरण करे वो है एडकीयत। समझ में आया। मान लो भैंस संस्कृत का शब्द है, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, और जो भैंस की तरह आचरण करे, धीरे धीरे चले, हटाए ना हटे, पिपीहरी बजावत रहो, इसका मतलब भैंसीयति। यदि मान लो ये संस्कृत का शब्द है तो इसमें हम नाम धातु बनाते तो क्या करते, कहते कि अरे यार ये तो भैंसीयति, भैंस की तरह आचरण करती है इसलिए भैंसीयति। सुअर की तरह आचरण करता है सुरायति, ऐसे नाम धातु समझ गए। हाँ, किसी नाम शब्द से, किसी संज्ञा पद से जब आप धातु बनाते हैं, रूप बनाते हैं उसकी तरह, तो वो नाम धातु होता है। तो ये एजते और ओषत ये नाम धातु नहीं है, ये रियल धातु है, ये शुद्ध धातु रूप है। तो इन्होंने कहा कि यदि आप ऊपर नीचे देखिए, उपधन एडकीयति और प्राधन ओधीयति।
उपधन एड कियत। देखना ये एड कियत जो है ये ए से शुरू होने वाली नाम धातु है। क्या है? और उप ये अवर्णांत उपसर्ग है। तो इन्होंने कहा कि भाई एकार आदि धातु है और अवर्णांत उपसर्ग है, और आप कह रहे थे कि पररूप हो जाए, तो बोले हाँ पररूप होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनेगा? उपेड कियत, ऐसा ना बोलो। लेकिन यह काम विकल्प से होगा, अर्थात नहीं होगा पररूप, ऐसा नहीं है, होगा। लेकिन चूंकि यह धातु शुद्ध धातु का नहीं है, इसलिए आ के बाद ए आने पर वृद्धि भी होगी। समझ में आ गया? पररूप तो होगा ही, यानी इसमें जो धातुत्व है, धातुत्व तो है ही भाई, धातु रूप है, भले नाम धातु का हो, लेकिन नामत्व संज्ञात्व भी तो है। इसीलिए एक यदि आप इसको धातु मान के करेंगे तो उपधन एड कियत से पूर्व रूप भी बनेगा, और नहीं तो आ के बाद ए आने पर आई होता ही है, उपेड कियत भी बनेगा। बोले हाँ कोई दिक्कत? लेकिन यह है यह काम वैकल्पिक है, केवल नाम धातु के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? ठीक है। इसी तरह प्रधन ओधियत समझ गए, प्रोधियत भी बनेगा, प्रोधियत भी बनेगा, यानी एक बार पररूप होगा और एक बार वृद्धि होगी। वृद्धि यदि ये एडकीयति सही में धातु होता तो फिर वृद्धि नहीं होती। जैसे प्रधन एजते में प्रेजते और प्रेजते दोनों नहीं बनेगा। उपधन औषधि में उपोषध उपोषधि दोनों, चूंकि औषधि और एडकीयत ये धातु रूप है और इसमें नाम शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द। क्या करें? किसमें? हाँ नहीं तो एक बोलो ना, तो हम बताएं कौन संधि। एक बोलो। उपेड़ कियत में पर रूप है, वृद्धि है। समझ में आया? आप उपेड़ कियत में क्या हुआ है? तो जो हुआ है वही संधि है, और उपेड़ कियत में तो उसमें वृद्धि संधि। ठीक हो गया? पूछेगा तो एक ही शब्द देगा ना। तो यदि एक पाई लगाया है इसका मतलब पररूप किया है, और दो लगाया है मतलब वृद्धि किया है। तो वहाँ जो पूछेगा तो उसमें देख लेंगे कि उपधन एडकीयत में दोनों बनता है, पररूप और वृद्धि। तो जो आपके पेपर में हो उसके आधार पर उत्तर लिखिएगा। यदि उसमें आई है तो कभी वो पररूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पररूप में तो ए और ओ ही होगा, और यदि ए और ओ है तो कभी वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक हो गया? दोनों लिख दे कि उपेड़ कियत में क्रमशः कौन सी संधि है, तब लिख देना कि पररूप और वृद्धि दोनों संधि, एक में पररूप है एक में वृद्धि। और कोई दिक्कत? आगे देखिए लिखा है एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो एव शब्द आएगा, और एव शब्द जनरली निश्चय के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? जैसे बालकः अद्य आगच्छति एव, आज बालक आएगा ही। समझ में आया? यहाँ एव किस अर्थ में है? निश्चय अर्थ में। ठीक है। जैसे कहें कि अद्य हम गमिष्याम्येव, आज मैं जाऊंगा ही, चाहे जो हो जाए। यहाँ एव किस अर्थ में है? जनरली एव जो अव्यय है वो निश्चय अर्थ में आता ही है। पर यदि कहीं एव शब्द ऐसे प्रयोग हो जाए जिसका निश्चय अर्थ ना होकर अनिश्चय अर्थ हो जाए, तब क्या होगा? तो बाबूराम सक्सेना ने कहा कि एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तो पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ और ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे क्वा एव भोक्ष्यसे। क्या लिखा है? क्वा, ये एक वाक्य है, क्वा एव। देखिए नीचे इन्होंने लिखा क्वेव भोक्ष्यसे। क्या लिखा? ठीक हो गया? जैसे मान लीजिए कोई बालक अपने घर से दिल्ली जा रहा है, बोलो हाँ जा रहा है, और वो ऐसे समय में निकला कि उसके घर में गैस सिलेंडर वगैरह नहीं थी, खाना नहीं बन पाया, उसकी मम्मी पूड़ी सब्जी बना के नहीं दी। जनरली मम्मियाँ पूड़ी सब्जी बना के दे देती हैं।
तो जब बच्चा निकलने लगा तो पापा का पैर छुआ। पापा ने पूछा बेटा खाना खाए? बोले नहीं। तो पिता ने पूछा कि कहाँ खाओगे? तो बेटे ने कहा कहीं खा लेंगे। कहीं खा लेंगे, अब कहाँ खा लेंगे वो जगह निश्चित नहीं है। प्लेटफार्म के बाहर भी खा सकते हैं, ट्रेन के अंदर भी खा सकते हैं, अथवा जहाँ जाना है वहाँ पहुँच के उतर के खा सकते हैं। क्वा एव भोक्ष्य से वो बोलता है, बच्चा बोलता है क्वा एव भोक्ष्य से पिताजी कहीं खा लेंगे, कहीं पर जा रहे हैं अभी रिक्शा ढूंढेंगे, हो सकता है चौराहे में कुछ मिल जाए, कुछ वहाँ खा लेंगे। मान लीजिए रिक्शा जल्दी मिल गया, नहीं खा पाए तो जहाँ उतरेंगे 1 घंटा बाद ट्रेन है वहाँ खा लेंगे। पूरी सब्जी मिलता है प्लेटफार्म में, जनता खाना 25 रुपये का। मान लीजिए जल्दी ट्रेन आ गई, नहीं खा पाए, ट्रेन में बैठ गए तो बेचने वाले आते हैं, उनसे मांग लेंगे, खा लेंगे। ये खाने की जगह डिसाइड नहीं है। यहाँ एव जो है अनिश्चय के अर्थ में, किस अर्थ में है? ऐसी अनिश्चितता का बोध जब एव करा रहा हो तो आ के बाद ए आने पर जनरली वृद्धि होती है। बोलो हाँ या ना? क्वा, देखिए ये जो क्वा है, यदि आप कहें कि ये जो क्वा है प्रसंग चल रहा है पररूप का, किसका? तो क्वा ये जो अवर्णांत उपसर्ग है क्या? नहीं है। ये एव में एकार आदि धातु वाला है क्या? यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एकार आदि या ओकार आदि धातु आती तब तो पररूप होता, नो डाउट। लेकिन यहाँ तो पररूप हुआ है। यहाँ तो क्या हुआ है? यदि वृद्धि होती तो कोई बनता, आ के बाद ए आने पर आई होता। बोले हाँ? बोले ये जो पररूप हुआ है ये कंडीशनल पररूप है। कैसा? कंडीशनल। कंडीशन क्या है कि एव आए लेकिन अनिश्चय का बोध कराए तो वृद्धि ना हो करके। हाँ, इसको गुण भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गुण तो आ के बाद ई आता है तब होता है, आ के बाद ई आता है। तो इसकी संधि को क्या बोलेंगे? ये पररूप ही है भाई। हो क्या रहा है? बाद में ए है और आ और ए मिलकर ए ही हो जाता है। ये लिखा है, लाइन पढ़ना। आ और ए मिलकर क्या हो जाता है? तो आ और ए मिलकर के ए होना तो पररूप है। आ और ओ को मिलकर ओ ही होना पररूप है। तो एक तो पररूप की कंडीशन आए कि अवर्णांत उपसर्ग मूललाइट। एक स्थिति ये है कि अवर्णांत उपसर्ग आए और आगे एकार आदि और ओकार आदि धातु आए, कोई संशय? एक स्थिति ये है कि एव आए, एव। अब एव हमेशा निश्चय का बोध कराता है, लेकिन जब एव कभी अनिश्चय का बोध कराने लग जाए तो वहाँ पर, अच्छा मान लीजिए यहाँ निश्चय के अर्थ में होता तब तो वृद्धि होती, तब तो वृद्धि होती। समझ में आया? समझ में आ गया? जैसे मेघा वर्षत्येव अहम गमिष्याम्येव, गमिष्यामि में ई है, आगे ए है, ई ए मिलकर के यण संधि होनी थी, निश्चय हो गया। यहाँ एव अपने निश्चय अर्थ में है। जब अनिश्चय अर्थ में एव हो जाए, एव कभी कभी अनिश्चय अर्थ में होता है, हर जगह नहीं। और सुंदर सा उदाहरण दिया, जैसे हमने आपको एक कहानी झूठी मूठी बताई। कहानी झूठी मूठी है। बच्चा वो कहता है कि पिताजी कहीं खा लेंगे। बाबा जी ने पूछा बेटा जा रहे हो, 25 घंटे की यात्रा है, खाना बना के नहीं ले गए, कहाँ खा लोगे? कहीं खा लेंगे। आप बोलते हैं ना कहीं खा लेंगे। क्वा एव, क्वा माने? एव माने कहीं। अब वो कहीं जगह डिसाइड नहीं है, कहाँ खा लेंगे, कब खा लेंगे, कितना खा लेंगे, कहाँ, एक जगह डिसाइड नहीं है, अनिश्चय। भोक्ष्य से माने खा लेंगे। समझ में आ गया? अनिश्चय का बोध करा रहा है एव। कौन संधि? कब? यदि एव शब्द आए अनिश्चय अर्थ में तो वृद्धि ना हो करके, कोई दिक्कत? चलिए। हाँ, और जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब आई ही होगा, जैसा तब धन एव तबई, बता दिया ना, कोई दिक्कत? भाई यहाँ देखना, तब धन एव। तब के वा में क्या है? इधर आ के बाद ए आ रहा है, कौन संधि होगा? हाँ, तो यहाँ बहुत तथैव, सदैव, तवैव, ममैव, सब में एव आ रहा है यार, सब में। तो कभी ये रट के बैठ गए कि भगवान एव आएगा तो क्वेव, तवेव, ममेव, तथेव, सदैव ऐसे मार देंगे, गड़बड़ा जाएगा सब। बोलो हाँ। देखिए सब जगह यहाँ तो हो रहा सदा धन एव, नहीं तथा धन एव, नहीं मम धन एव। समझ में आ रहा है? सब में वृद्धि हो रही, यानी एव यहाँ सब जगह ना निश्चित अर्थ में।
कैसे अर्थ में है? अनिश्चय अर्थ में तो नहीं है, इतनी बात तो पक्की है ना। इसलिए इन सब जगहों पर क्या हुआ, कोई दिक्कत कर लेंगे क्या सत्यप्रकाश जी? समझ में आ रहा है? ज्योत प्रकाश, यहां तक समझ में आया? आगे देखना, शक धन, अंधु, कुल धन, अटा, मनस धन, ईसा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाते हैं। इनमें प्रथम दो उदाहरण आकाश और दीर्घा सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। इन्होंने बताया शक धन अंधु, क्या बताया? ये देखना 4 नंबर में सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम है। और इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे ना, वह एवे चानियोगे वार्तिक है। एवे चानियोगे, अनियोग माने निश्चय, एवे माने एव के आने पर, एव के चा माने और, अनियोगे माने अनिश्चय अर्थ में आने पर। ये वार्तिक देख लीजिएगा, एवे चानियोगे, क्वेव भोक्ष से ये एवे चानियोगे वार्तिक का उदाहरण है। शकंध्वादिष पररूपम वाच्यम तच्चटे सिद्धांत कौमुदी में वार्तिक लिखा है। शक धन अंधु, क्या बना? शक धन अंधु। शक के का में क्या है और अंधु में, तो आ के बाद आ आए तो क्या बनना चाहिए? सकांधु बनना चाहिए ना। आकाश वर्णे दीर्घा से ना, आकाश वर्णे का में आ है, अंधु में भी आ है, आ के बाद आ आए तो सकांधु होना चाहिए। इसमें आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र को लगना चाहिए था। इसीलिए इन्होंने कहा कि सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, क्या कहना चाहिए? तो पररूप जब कहेंगे कि पररूप होना चाहिए, तो शक के का में क्या है? ये तो पूर्व का शब्द है ना, और पर का शब्द ये आ है, यहीं से समझ लेना। यहां लिखा है शकंध्वादिषु, शकंध्वादि, सकंधु आदि उदाहरणों में पररूपम वाच्यम, पररूप कहना चाहिए, यानी दीर्घ संधि नहीं करनी चाहिए। यदि पाणिनि के सूत्र से हम इसको करते तो अकाश सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि करते। ठीक है, तो वार्तिककार ने कहा कि सकंध्वादि गण में जो शब्द गिने गए हैं, सकंध्वादि एक गण है, सकंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, ये सारे शब्द उसी गण में आते हैं। पाणिनि ने गणपाठ भी लिखा है। तो कौन कौन सा पररूप होगा? बोले सकंध्वादि गण के सभी पररूप होंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पररूप होना क्या है? पररूप है कि पूर्व वाला अक्षर भी पर वाले अक्षर के समान हो जाए, यही पररूप है। बोले हाँ, यही है ना। और इसमें एक चीज और लिखा, तच्चटे है। तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व वाला शब्द है ना, उसकी टी क्या है? शक में टी क्या है? आ। आगे यहाँ पर सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने बड़ा आसान कर दिया। उन्होंने कहा जो टी हो उसका लोप कर दीजिए। चाहे हम ये कह दें कि शक में जो आ है उसका लोप हो गया, या कह दें कि शक में जो आ है वो अंधु के आ में मिल गया, या अंधु के आ जैसा हो गया, तो पूर्व वाले वर्ण को पर वाले वर्ण की तरह हो जाना ही पररूप है। बोले हाँ, यही तो पररूप है। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो उसका पूर्व वाले शब्द की टी है उसका लोप कर दीजिए। तो अब क्या बचेगा? शक। आ था ना इसमें टी, टी क्या होगा? यदि आ का लोप हो गया तो इधर क्या बचा? बोलिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोई दिक्कत? अब कोई पूछे सकंधु में कौन संधि है? साफ साफ लिखा है, सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। शकंधु में संधि कौन सी है? क्यों? चूंकि पररूप हुआ है। चूंकि यहाँ क्या हुआ है? पर में क्या था? तो हुआ क्या है? नहीं तो आ के बाद आ आने पर क्या होता? यदि दीर्घी करना होता तो सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम क्यों कहते? यदि शकांधु ही करना होता तो सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम क्यों कहते? बात समझ में आ गई? इसलिए सकंधु में संधि पूछेगा मैडम, क्या लिखेंगे? क्या? कौन से वार्तिक से? शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। टी का क्या होता है? लोप होता है। कर लेंगे, कोई दिक्कत? दूसरा उदाहरण बोलिए।
कुलधन अटा, कुल के ला में टी क्या है, आ का लोप होगा, क्या बचेगा, ला हलंत, और बाद में क्या है, तो ये आ जाके ला में मिल जाएगा, क्या बनेगा, मैं बनाऊं उल्टा, उल्टा कि उल्टा कर लेंगे ना। ये कुलटा सकंधवादी गण का है, करकंधु सकंधवादी गण का है, बोलिए हाँ। जितने सकंधवादी गण में यही 5-6 शब्द आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। शकंधु हो गया, कुलटा हो गया, मनस धन ईसा, मनीषा भी कर लेंगे इसको, मनस धन। इसका संधि विच्छेद भी पूछता है तो ध्यान रखना, मन धन ईसा नहीं लिखना है, मन धन ईशा, ठीक है, मनस धन ईशा लिखेंगे। मनस में टी क्या है, तो अस का क्या करें, तो क्या बनेगा, मन, इधर क्या बचेगा, ईशा। अब क्या करें, कौन संधि हुई, कौन संधि हुई, मनीषा शकंधवादी गण का है, इसीलिए कौन संधि हुई, कुलटा में, करकंधु में, शकंधु में, पतंजलि में, कर लेंगे ना, पतत अंजलि। यहाँ क्या है, टी, अत का क्या करेंगे, और इधर क्या है, क्या बनेगा, ता में आ मिलेगा, कर लेंगे। पतंजलि में कौन संधि है, किस सूत्र वार्तिक से, कोई दिक्कत, टी का क्या करेंगे, हाँ। तो मनीषा में संधि, संधि विच्छेद क्या, 9 तारीख तक याद रखेंगे पक्का, तुझे मेरी कसम याद रखना पड़ेगा, जाने जहाँ मेरी जाने मन, बोलो हाँ याद रखेंगे, बोलो हाँ, मनीषा को बोलोगे, मनीषा, पतंजलि भूल जाना, भूल जाना। मनीषा माने बुद्धि, मनीषा माने हम कुछ बोलते हैं तो उल्टा ही अर्थ लेते हैं। मनीषा का अर्थ बुद्धि नहीं ले सकते, बुद्धि को भूलोगे, नहीं भूलेंगे। अब बुद्धि नहीं भूल जाओगे तो 9 मार्च को तो लुल्ल हो जाओगे। मनीषा मतलब बुद्धि। किसी का नाम हो तो समझना कि ये संयोगात बोल रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ कि आप वाली का नाम मनीषा है। पिछली बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, मनीषा मनीषा 2-3 बार कह दिया, बाहर निकल के बोला कि सर आपको कैसे पता है। संयोग है केवल, दुर्गेश जी संयोग मात्र है। चलिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ, हाँ अगला देखिएगा, समझ में आ गया। लिखा यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उरीली इक है। ई उरीली क्या है, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए। फिर लिखा है कि इनके बाद असवर्ण स्वर आवे, माने आ ई उ रीली ए ओ आई ओ, ये सब क्या है, स्वर है, ये सब क्या है, लेकिन समान स्वर ना आवे। असवर्ण कहा, असवर्ण माने समान ना, ई के बाद ई ना आवे, ई के बाद आ जाए, ई के बाद ऊ आ जाए, ई के बाद री आ जाए, री आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ कुछ भी आ जाए, लेकिन ई के बाद ई ना आवे, ध्यान रखे, ठीक है। हाँ, प्लस प्लस नहीं जोड़ा जाता, प्लस और माइनस जोड़ा जाता है। असवर्ण स्वर आवे तो ई उ रीली के स्थान में क्रमशः यावर आला हो जाता है। ये सूत्र है इको यणज। क्या है, ई उ रीली क्या है, ई उ रीली क्या है, माने ई उ री और री क्या हो जाए, यण क्या है, या वा रा और, इसीलिए ये अर्ध स्वर है। क्या है, ये पूर्ण स्वर है। ये क्या है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो, यानी ई के बाद ई आएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा, री के बाद री आएगा तो, इतना पढ़े हैं तो सब पढ़े हैं। अब ई के बाद कोई स्वर है, ई के बाद आ आए तो क्या होगा, या होगा, या होना क्या है, यण है। ई का उच्चारण स्थान है इच शाम ताल, या का उच्चारण स्थान है या का, इसीलिए ई के स्थान पर या होगा, राइट है। ई भी तालु का है, या भी। ऊ कहाँ से है, वाह कहाँ से है, अरे वाह, री रा
ली ला, ताली बजाओ। हो गया, इतना ही समझना था, इतना ही समझना था बे। इसीलिए ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, कभी ई के स्थान पर वा नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी कभी भाजपाई नहीं हो सकते। इसलिए ये मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। बहुत सही बोले ना, बहुत सही, क्या बात।